Hello guys, this is Sarma Savita and welcome to your on classes, Sharma Education classes. How are you all? I hope you all are good. So, हम 8th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। चैप्टर है द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए एक क्लास हम कर चुके हैं और फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, किस तरह वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर लेकर यहाँ पर आते हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज से भी कंपनियां यहाँ पर आती हैं और सभी कंपनियां यहाँ पर किस तरीके से सेम थिंग को ख़रीदना चाहते हैं, कैसे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवालरी अमंग यूरोपियंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। मतलब यूरोपियंस के बीच में जो रिवालरी थे, मतलब कॉम्पिटिटर। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो देखो, इनिशियली द पोर्तुगीज एंड द डच वर इन कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स। शुरुआत में क्या होता है, पोर्तुगीज और जो डच हैं, समुद्री रास्ते किनके कंट्रोल में होते हैं? स्टार्टिंग के अंदर होते हैं पोर्तुगीज और डच के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उससे पहले जो पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर होते हैं, पुर्तगीज़ नेविगेटर वास्को डी गामा, जो 1498 में ही सी रूट को डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, द ब्रिटिश गेन मास्टरी ओवर द इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स इन द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन ओशियन का जो ट्रेड रूट है, व्यापारिक जो रास्ता है, वो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, 18th सेंचुरी की 18वीं सदी की शुरुआत में वो मास्टरी हासिल करते हैं उस रास्ते पर। इन इंडिया फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट आर्म्ड अटैक्स, नॉट सो मच बाय द लोकल पीपल और रूलर्स एज बाय द रिवाल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। देखो, भारत के अंदर फैक्ट्रीज को क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड कर रहे थे। फोर्टिफाइड करना मतलब जहाँ पर वो जहाँ पर अपनी कमोडिटीज़ को वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, उसको फोर्टिफाइड करना, दैट मीन्स उसके चारों तरफ किलेबंदी करना, दीवारें बनाना। ठीक है, वाई, क्यों बना रहे थे? टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। किन से? आर्म्ड अटैक से। और आर्म्ड अटैक्स किन के? नॉट सो मच बाय द लोकल पीपल, ना सिर्फ वहाँ के लोकल पीपल से, ना सिर्फ वहाँ के रूलर्स से, और ऐसे ही अदर जो रिवाल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो यूरोप के ही अदर कंट्रीज से जो कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई थी, ट्रेडिंग कंपनियाँ, उनसे बचाने के लिए भी, सभी से बचाने के लिए क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई हमारे देश में आकर, हमारे घर में आकर अगर कोई उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर अपना सामान रखता है, फिर उसको फोर्टिफाइड करता है, तो ऑब्वियसली लोकल लोगों को भी दिक्कत हुई, और वहाँ पर जो लोकल रूलर थे, जो छोटे जो शासक थे, उनको भी दिक्कतें हो रही थी, और अदर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो उन सब से अपनी कमोडिटीज़ को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। आफ्टर AD 1600, each of the main European powers, the English, the French and the Dutch, had formed their own trading companies and enjoyed। देखो क्या होता है, आफ्टर AD 1600, 1600 के बाद क्या होता है, ईच ऑफ द मेन यूरोपियन पावर, प्रत्येक जो यूरोपियन शक्ति थी, यूरोपियन जो पावर थी, द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच कहाँ से आए थे? डच नीदरलैंड से आए थे। वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनीज को फॉर्म करते हैं एंड इंजॉय करते हैं द बैकिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू कैरी ऑन ट्रेड इन द ईस्ट, और अपनी अपनी गवर्नमेंट के समर्थन में ट्रेड को कैरी करते हैं। कहाँ पर? इन द ईस्ट, और ईस्ट मतलब हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, the European trading companies begin providing soldiers to local rulers। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां हैं, उन्होंने क्या शुरू किया? प्रोवाइडिंग सोल्जर्स टू लोकल रूलर्स। जो लोकल राजा थे
जो लोकल शासक थे उनको उन्होंने क्या देना शुरू कर दिया, सोल्जर्स, सिपाही देने शुरू कर दिए। और उनको चाहिए क्या था, उनको सोल्जर्स ही चाहिए थे, क्योंकि देखो हम कब की बात कर रहे हैं, 1600 के आसपास की। और अगर हम तब की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, देश के अंदर गवर्नमेंट बने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली तो देश चल नहीं रहा था। तो कैसे चल रहा था, जो लोकल रूलर थे वो तो क्या थे, बदलते रहते थे। कैसे, क्योंकि वहाँ पर तो सोल्जर्स की वैल्यू थी, जिसकी जितनी बड़ी सेना होती, मनमाने आज कोई राजा अलग है, रातों रात किसी और ने इन्वेंशन कर दिया और वो जीत गया तो नेक्स्ट डे राजा कोई और होता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, कंपनीज ने क्या किया, उनको सोल्जर्स देना शुरू कर दिए। और बदले में फ्री में तो वो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। इन टर्न गेन कंसेशंस फ्रॉम दिस इंडियन रूलर्स। और बदले में उन्होंने क्या लिया, जो इंडियन रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, उनसे उन्होंने कंसेशन गेन करी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको ट्रेड करना था और ट्रेड में उन्होंने छूट प्राप्त करी। इट स्टिमुलेटेड रिवालरीज अमंग द यूरोपियन पावर। इट स्टिमुलेटेड, इससे क्या हुआ, स्टिमुलेटेड होता है एक्साइटेड होना। जो रिवालरीज थे, अदर जो यूरोपियन कंपनीज थी, अदर जो कॉम्पिटिटर थे, वो क्या हुए, एक्साइटेड हुए। दे वर दस फुल्ली इक्विप्ड टू फेस एनी इवेंचुअलिटी। इस इवेंचुअलिटी क्या होता है, इवेंचुअलिटी होता है लाइक पॉसिबिलिटी। इससे क्या हुआ, वो पूरी तरीके से सामना करने के लिए इक्विप्ड, सुसज्जित, इक्विप्ड मतलब लाइक सप्लाई करने के लिए समथिंग व्हाट इज नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। ठीक है, उसके लिए वो रेडी हो गई। एंड फाइनली यूज दिस आर्म्ड माइट अगेंस्ट द लोकल रूलर। और फाइनली उन्होंने इस सेना का यूज किस में किया, लोकल रूलर्स के खिलाफ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई है। अदर रिवालरीज को हमने देखा और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कहाँ शुरू करती है, बंगाल में शुरू करती है। ठीक है, और ऑब्वियसली बंगाल में ही करेगी, क्योंकि अगर हम इंडिया को देखते हैं तो फिर क्या होता है, गोवा की साइड कौन होता है, गोवा की साइड पुर्तगाली आ गए हैं, इधर नीचे की साइड जो है फ्रांसीस हैं, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कहाँ पर रहेंगे, कोस्टल एरिया पे ही रहेंगे। वो कैसे आए थे, सी रूट से आए हैं। अगर सी रूट से आए हैं तो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया पे ही रहेंगे। तो वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड जो है वो शुरू करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बंगाल में शुरू करते हैं। देखो, इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। पहली जो फैक्ट्री सेटअप करी जाती है 1651 में करी जाती है, और कहाँ पर करी जाती है, बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली क्या है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है रिवर, हुगली एक नदी है, कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, इस नदी के किनारे पर फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो सेटअप करी जाती है। अगर जीके पर्पज से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है कि पता है हुगली जो है वो फर्स्ट ऐसी रिवर है, हुगली रिवर के नीचे से अंडर वाटर जो है ट्रेन निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट वर्कड एज ए बेस फॉर द कंपनी ट्रेडर्स। ये जो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी हुगली रिवर के बैंक पर, जो उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करी है, वो क्या करती है, कंपनी ट्रेडर्स को बेस प्रोवाइड करने का काम करती है। The company made its warehouses and by 1696 it began building a fort around the settlements। और ये जो कंपनी है क्या बनाती है, वेयर हाउसेज बनाती है, वेयर हाउस लाइक जैसे गोडाउन बनाती है। और 1696 में 1696 में क्या शुरुआत करते हैं, सेटलमेंट के चारों तरफ क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, फोर्ट, एक किला बनाते हैं। ठीक है, Within 2 years, the company bribed the Mughal officials into giving जमींदारी rights of 3 villages to the company। देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो, 2 साल के अंदर क्या होता है, कंपनी ब्राइब्ड द मुगल ऑफिशियल्स। जो मुगल उस टाइम पे शासन कौन कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुगल्स हैं। अगर हम बात करते हैं 1696, तो उस टाइम पे कौन से वाले मुगल होते हैं, औरंगजेब होते हैं। तो मुगल्स को, मुगलों के जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, उनको कंपनी क्या दे देती है, ब्राइब मतलब रिश्वत दे देती है।
ठीक है, किस लिए? गिविंग जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस टू द कंपनी, कि कंपनी को 3 गांव की जो है ना जमींदारी राइट दे दिए जाएं। अब जमींदारी राइट्स उनको दिए गए। जमींदारी राइट्स का मतलब होता था राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है, कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार उनको मिल जाए। मेन पर्पस क्या था उनका? मेन पर्पस था ट्रेड को एक्सटेंड करना, ट्रेड को बढ़ाना। उसके लिए उनको ज़्यादा जगह चाहिएगी, आसपास के एरिया को कवर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 साल के अंदर ही उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को उनसे क्या कर लिया, उनको उन्होंने रिश्वत दे दी और जमींदारी राइट्स 3 गांव के कंपनी ने अपने अंडर में ले लिए। वन ऑफ द विलेज वाज कालीकाता विच इज़ नाउ नोन एज कोलकाता, जिनमें से एक गांव क्या है, कालीकाता, ठीक है, ये गांव था विच इज़ नाउ नोन एज, जो इसको आज हम क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। 2 अदर जो विलेजेस थे वो इसमें दे नहीं रखे हैं। जो 2 अदर विलेजेस थे वो थे, एक तो सुतानाती और दूसरा गोविंदापुर, ठीक है। सुतानाती, गोविंदापुर और कालीकाता, ये जो 3 गांव थे उन्होंने यहाँ के जमींदारी राइट्स ले लिए, मतलब यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार उन्होंने ले लिए, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो परसुएडेड, और परसुएडेड होता है मतलब राजी कर लेना, खुश कर लेना, अपने काम मनवाने के लिए। कंपनी ने क्या किया, द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग देम द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ने मुगल एम्परर जो औरंगजेब थे उनको राज़ी कर लिया, किस लिए, कि उनको एक फरमान ग्रांट कर दिया जाए। फरमान, अब फरमान क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या होता है, वो वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं रानी, वहाँ से क्या करते हैं, एक चार्टर लेकर आते हैं। उस चार्टर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, चार्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अदर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब इंग्लैंड से कोई अदर यूरोपियन कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकती। और उन्होंने इसी तरीके से औरंगजेब को फरमान इशू करने के लिए उन्होंने राजी कर लिया। फरमान एक रॉयल ऑर्डर होता था मुगल्स का, जिसके थ्रू उन्होंने क्या कर लिया, ग्रांटिंग दम, जिससे उनको छूट मिल गई राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब बिना किसी टैक्स दिए, बिना कोई टैक्स दिए उनको ट्रेड करने का अधिकार मिल गया। द एम्प्लॉयर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कैरिड ऑन देयर प्राइवेट ट्रेडर्स। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड्स भी उन्होंने शुरू कर दिए, अपने निजी, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में जो उनको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदनी है, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जब टैक्स पे करना ही नहीं था तो फिर उन्होंने क्या किया, प्राइवेट ट्रेड्स भी शुरू कर दिए। एंड सो वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और क्या उम्मीद करी उन्होंने कि ये जो पे करना है ना, ये जो टैक्स वगैरह पे करना है, या फिर जो चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं उनको पे कौन कर देगा, मुगल्स कर देंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद करी। बट दे रिफ्यूज्ड विच एंडेड अप कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो लास्ट में क्या होता है, ये रीज़न बनता है एनॉर्मस लॉस, ठीक है, विशाल मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा घाटा होता है बंगाल के रिवेन्यू में। दिस एंगर्ड द नवाब्स, इससे क्या होता है, जो नवाब्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। कहाँ के नवाब्स, बंगाल के, बंगाल में ही तो उन्होंने कंपनी सेटअप करी है। एंड लेड टू फियर्स बैटल, और ये एक भयानक बैटल का रीज़न बनता है, ठीक है। कैसे, मतलब फियर्स होता है भयानक, रेडिकल बैटल्स, ठीक है। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड शुरू करती है बंगाल में। एक स्नैप रिवीजन लेते हैं। 1651 में जो है फैक्ट्री सेटअप होती है, कहाँ पे होती है, बैंक ऑफ रिवर हुगली में जो है वो सेटअप होती है। कंपनी ट्रेडर्स को बेस प्रोवाइड करने का काम करती है, वो अपने वेयर हाउस बनाते हैं। 1696 के अंदर वो सेटलमेंट्स को, बिल्डिंग को फॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, और 2 साल के बाद वो क्या कर लेते हैं, उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब देना शुरू कर दिया, जमींदारी राइट्स ले लिए। अब जमींदारी राइट्स उन्होंने ले लिए, और क्या 3 गांव के, और जो औरंगजेब से उनसे उन्होंने फरमान इशू करवा लिया। जैसे ही फरमान इशू हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने प्राइवेट ट्रेड्स करना भी शुरू कर दिए, और पैसे पे करने की उम्मीद किससे कर ली, मुगल्स से, मुगल्स कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने मना किया, जब उनको लगा कि जो रिवेन्यू है बंगाल का वो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है, जब उन्होंने मना किया तो क्या होता है, इससे जो लोकल जो नवाब्स थे
वो गुस्सा हो जाते हैं और क्या होता है, ये बैटल का रीज़न बनता है। देखो लोकल नवाब्स तो स्टार्टिंग से ही अपोजिट थे, लेकिन किसके अंडर में काम करते हैं, मुगल्स के। और मुगल्स में कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब के अंडर में वो लोग काम करते हैं। अगर औरंगजेब ने फरमान इशू किया है तो लोकल नवाब्स उस टाइम पे कुछ कह नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ट्रेड लेड टू बैटल एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा इतना, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।